प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चीन से। चीन में घटती जनसंख्या और युवाओं में बच्चे पैदा करने के लिए घटती इच्छा स्कूलों के लिए भी मुश्किल का सबब बन रही है। स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है और इसकी वजह से कई टीचर्स की नौकरियां जा रही हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में स्कूल जाने वाले बच्चों की घटती संख्या के चलते कई चीनी प्रांत शिक्षकों की संख्या में कमी कर रहे हैं, जो देश की बिगड़ती जनसंख्या की चुनौती को दिखाता है। इस स्थिति ने चीनी सरकार के सामने भी कई नई चुनौती खड़ी कर दी हैं। चीन में शिक्षकों की नौकरी को स्थायी और सम्मानित पेशा माना जाता है। चीन में हाल के समय में कई क्षेत्रों में नौकरियों की कमी हुई है। अब शिक्षण के क्षेत्र में दोहरी चुनौती देश के सामने है। पूर्वी चीन में जियांग्यासी प्रांत ने घोषणा की है कि इस वर्ष प्री स्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षण पदों को 54.7% घटाकर 4,968 कर दिया जाएगा, जो 2 साल पहले की भर्ती संख्या के 1/3 से भी कम है। इस तरह हुबेई प्रांत में भी इसी अवधि में शिक्षक भर्ती में 20% की कमी देखी गई है। शिक्षकों की संख्या में गिरावट की सबसे अहम वजह स्कूल जाने वाले बच्चों की घटती संख्या है। चीन में बेहद कम प्रजनन दर है और यह तेज़ी से घट रही है। जिंग्यांसी के शिक्षा विभाग का कहना है कि कम प्रजनन दर देश की जनसंख्या विकास के लिए मुख्य जोखिमों में से एक बनती जा रही है। घटती प्रजनन दर के जवाब में शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जिंग्यासी के अधिकारियों ने प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से कम छात्रों वाले 5वें स्कूल को बंद करने का चिंता का सबब बताया है। मध्य चीन में हुनान प्रांत ने घोषणा की कि पिछले साल ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नया किंडरगार्टन नहीं बनाया गया, क्योंकि किंडरगार्टन में बच्चों की संख्या में गिरावट आई है। बीते वर्ष की तुलना में 2023 में ये संख्या 14.79% घटकर 3,19,400 हो गई। शिक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि प्री स्कूल नामांकन में गिरावट का राष्ट्रव्यापी रुझान लगातार तीसरे वर्ष भी जारी है। पिछले वर्ष देश भर में किंडरगार्टन की संख्या 2,75,000 से भी कम हो गई, जो 2022 की तुलना में 14,800 की कमी को दर्शाता है। साथ ही नामांकन में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 5.35 मिलियन घटकर 40.5 मिलियन हो गई। दक्षिणी चीन में ग्वांगडोंग सोशल साइंसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डोंग यूजोंग का कहना है कि जनसंख्या की बदलावों का ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। जैसे शहरीकरण लोगों को बड़े और मध्यम आकार के शहरों की ओर आकर्षित कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। ये जनसंख्या के बदलाव न केवल इन क्षेत्रों में समग्र जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्री स्कूल छात्रों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी ला रहा है। बात करें जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित क्वाड विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रसार की पोल खोल दी है। भारत ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रसार की धुरी का उल्लेख करते हुए बताया कि ये धुरी कुख्यात AQ खान नेटवर्क के कारण विकसित हुई, जिसने क्षेत्र के बाहर भी परमाणु प्रसार को बढ़ावा दिया। भारत के इस प्रयास को पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ बड़ी जीत माना जा रहा है। बैठक के दौरान जारी संयुक्त बयान में क्वाड देशों ने इस बात पर जोर दिया गया कि उत्तर कोरिया से जुड़े परमाणु प्रसार और मिसाइल प्रौद्योगिकी पर नजर रखी जाए। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के HQ खान के उत्तर कोरिया में 1990 के दशक के मध्य में किए गए 13 दौरों का खुलासा किया गया है। विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तर कोरिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र पैनल ने उत्तर कोरिया से संबंधित समृद्धि की सामग्री की तस्करी के 95 मामलों की पहचान की है, जिसमें से अधिकांश का AQ खान नेटवर्क से संबंध है। क्वाड मंत्रियों ने कहा कि हम उत्तर कोरिया से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूर्ण कार्यान्वयन चाहते हैं। बयान में पाकिस्तान द्वारा ड्रोन के उपयोग के माध्यम से सीमा पार आतंकवाद और हिंसा को प्रोत्साहित करने की निंदा भी शामिल थी। संयुक्त बयान में कहा गया कि हम सभी रूपों में आतंकवाद और हिंसक अतिवाद का विरोध करते हैं। क्वाड मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने उत्तर कोरिया से संबंधित सभी UNSCR का पालन करने और हथियारों के प्रसार से दूर रहने की अपील की है। आइए अब अमेरिका के चुनाव के बारे में बात करें। अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि कमला हैरिस अलोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी। उन्होंने यह भी कहा कि कमला हैरिस के नाम पर एक भी वोट नहीं डाला गया था। ट्रंप ने इसे कम्युनिस्ट चीन की याद दिलाने वाला बताया। बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाहर होने के बाद कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना समर्थन जुटा लिया था। 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में
59 वर्षीय कमला हैरिस का सामना रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से होने वाला है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स लोकतंत्र के लिए खतरा है। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की सबसे कम लोकप्रिय उपराष्ट्रपति हैं। उनके नाम पर एक भी वोट नहीं डाला गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि यह कम्युनिस्ट चीन की याद दिलाता है। डेमोक्रेट्स ने अपने एक उम्मीदवार को इस दौर से तब बाहर कर दिया जब उनकी गलतियों को छिपाना मुश्किल हो गया था। अपने समर्थकों को एक ईमेल में ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ प्रचार अभियान में जबरदस्त जुबानी हमले की शपथ ली। बता दें कि ट्रंप ने शनिवार को अटलांटा में चुनाव प्रचार करेंगे। अपने ईमेल में ट्रंप ने कहा, 24 घंटे जबरदस्त प्रचार करने के बाद कल इसी समय हैरिस का सबसे बुरा सपना सच हो जाएगा। जब मैं अटलांटा में रैली करूंगा तब वह सच्चाई से छिप नहीं पाएंगी। उन्हें आगे कहा, कल मैं मंच पर कदम रखूंगा और ओपन बॉर्डर जार कमला हैरिस को उनके असफल राजनीतिक करियर की सबसे बुरी हार मिलेगी। जो बाइडेन के पिछले महीने राष्ट्रपति दौड़ से बाहर होने के बाद डेमोक्रेट्स ने उम्मीदवार के तौर पर अचानक ही कमला हैरिस का नाम डाल दिया। राष्ट्रपति चुनाव में जीत से कुछ ही दूर कमला हैरिस अमेरिकी राजनीति में पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं और पहली भारतीय मूल की महिला जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया गया है। आइए हम इस्माइल हानिया के बारे में बात करें। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की बुधवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। ईरान और हमास ने इस हत्या के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है, लेकिन इजरायली सरकार इस पर चुप है। इस बीच द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक खास ऑपरेशन चलाकर तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा है। इसमें ईरान के कुछ सुरक्षा अधिकारी भी इजराइल का साथ दे रहे थे। तेहरान में जिस इमारत में इस्माइल हानिया रुके हुए थे उसमें बम लगाने के लिए मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंटों को अपने साथ शामिल किया था। रिपोर्ट कहती है कि हानिया को ईरान में मारे जाने की योजना मोसाद काफ़ी समय से बना रहा था। इसी साल मई में हानिया पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। इस दौरान भी हानिया की हत्या का प्लान बनाया गया था, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी थी। टेलीग्राफ से बात करने वाले 2 ईरानी अधिकारियों ने कहा कि भारी भीड़ के कारण हानिया को मारने का ऑपरेशन रद्द कर दिया गया था। इस ऑपरेशन में बदलाव करते हुए अगले मौके की तलाश की गई। ये मौका हानिया के ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचने पर मिला। मोसाद के लिए काम करने वाले 2 एजेंटों ने उत्तरी तेहरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में विस्फोटक रखे थे। हानिया के तेहरान आने से पहले ही ये विस्फोटक रख दिया गया था। एजेंटों को इस बात की भनक लग गई थी कि हानिया को इस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पहले ही विस्फोटक लगा दिए गए। द टेलीग्राफ के अनुसार ईरानी अधिकारियों को फुटेज मिली है जिसमें 2 एजेंट चुपचाप घूमते जल्दी कई कमरों में एंट्री करते और बाहर निकलते देखे गए हैं। कमरों में विस्फोटक लगाने के बाद ये ईरान से चले गए, लेकिन देश के भीतर एक सूत्र बनाए रखा। बुधवार तड़के 2 बजे इनके गुर्गों ने दूर से उस कमरे में लगे बमों को ब्लास्ट कर दिया। हानिया गेस्ट रूम में ही था और उसकी जान इस हादसे में चली गई। IRGC के अधिकारियों ने माना है कि मोसाद ने अंसार अल महदी सुरक्षा इकाई के एजेंटों को नियुक्त किया था, जो देश के अंदर और बाहर उच्च पदस्थ अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार समूह है। IRGC के अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि ईरान के लिए अपमानजनक स्थिति है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया सबसे अच्छी एजेंसियों में गिना जाता है। मोसाद का साल भर का बजट $3 बिलियन का है। इसमें करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। मोसाद के इंटरनल स्ट्रक्चर की ज़्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाती है। मोसाद पहले भी फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और ईरान में कई ऑपरेशन कर चुका है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।